नमस्कार सभी को। उपस्थित हूँ मैं अमीरन उपन्यास का 15वां भाग लेकर। शिवाधार ने व्यंग का सहारा लिया। आप तो कानून की किताबें पढ़ने के शौकीन होंगे, जैसे ताजीरात हिंद। सो वे किताबें तो हम रखते नहीं, कहकर कानू जी मुस्करा दिए तो अमीरन को भी हंसी आ गई। शिवाधार ने जब उन दोनों को हंसते देखा तो उन्होंने उसे भेद भरी हंसी मानकर अपना उपहास समझा। इससे उनके अहम को आघात पहुंचा। अपने अहम को सामान्य जन के अहम की अपेक्षा अधिक विराट मानने वाले को यूं ही कदम कदम पर आहत होना पड़ता है। जिसके मन में लोगों के प्रति दुराशय होता है, उन्हें अन्य लोगों की सहज सदाशयता में भी दुराशयता प्रतीत होती है। संदिग्ध चरित्र वाला व्यक्ति अन्य लोगों की गतिविधियों को भी सदैव संदेह की दृष्टि से देखता है। कानू के मन में यद्यपि शिवाधार के प्रति अपमानजनक भाव नहीं था, किंतु शिवाधार ने अपने सहज क्रियाकलाप में अपने अपमान की छाया देखी। कानू जी के प्रति उनके मन में पहले से ही कटुता भरी हुई थी। उसी चिर संचित क्रोध का लावा हृदय की समस्त परतों को तोड़कर आज विस्फोट के रूप में रेचित होने को आतुर हो गया। आज उसे रोक पाना उनके बस से बाहर था। शिवाधार की फितरत थी क्रोध को पीते रहना और उचित अवसर देखकर उसका विस्फोट करना, जिससे प्रतिद्वंदी चारों खाने चित्त हो जाए। कोबरा की भांति बराबर फुसकार मारते रहना उनकी आदत न थी। वे तो अजगर की भांति अक्सर निश्चल पड़े रहते और मौका लगते ही शिकार की हड्डी पसली चूर कर उसे तोड़ मरोड़ कर साफ निकल जाते। जितनी जिगनी जसमई में जैसे ही उन्होंने कई विरोधियों को धाराशाही करके अपनी धाक जमाई थी, आज पुनः वे भयंकर रूप से भिड़ने की मना स्थिति को बना चुके थे। कामुक व्यक्ति के क्रोध की कल्पना की जा सकती है। वासना पूर्ति में बाधा डालने वाले का खून तक पीने को वह तत्पर हो जाता है, फिर चाहे वह अपना कोई अतिशय प्रिय ही क्यों न हो। वासना के वशीभूत वह बाधक रूप में अपने माता पिता, भाई बहन, यहाँ तक कि संतान तक की हत्या कर सकता है। ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों उदाहरण सामने आए हैं। कुछ वैसे ही आवेश में आज शिवाधार सिंह थे। वे तनफनाते हुए, गुस्से में कांपते हुए सीधे कानू जी के दरवाजे पर पहुँचे। कानू के पिता विजय सिंह उस समय बैठे हुक्का पी रहे थे। शिवाधार सिंह ने केवल डींगते हुए उन्हें आवाज़ दी, चाचा विजय सिंह, आज हमें आपसे कुछ बात करनी है। ये जो कानू जी हैं हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हम उनसे बहुत बचना चाहते हैं, लेकिन वे मुझसे भिड़ने पर आमादा हैं। इसलिए अब हम भी तैयार हैं। गीदड़ की जब मौत आती है तो जंगल से गांव की ओर भागता है। लगता है कानू जी की भी सामत आ गई है, इसलिए उन्होंने मुझसे पंगा लिया है। क्या कही कानू की सामत? विजय सिंह के शरीर में जैसे आग लग गई। कानू के प्रति शिवाधार द्वारा निकाले अपशब्द उन्हें तीर से लगे। उन बूढ़े हाड़ों में बिजली का झटका लगा। गुर्राकर बोले, गनीमत यह है कि शिवाधार हमारे दरवाजे खड़े हो, वरना कानू पर टेढ़ी नज़र रखने वाले कि मैं आँख ही निकाल लेता हूँ। परखने की बात तो अलग है। तो ना हम तुम्हारे दरवाजे पर, ना तुम हमारे दरवाजे पर। आओ निकल चलते हैं डांडी पर, वहीं आज हम दोनों का फैसला हो जाएगा। देखें किसने कुतिया का दूध पिया है और किसने शेरनी का। हाँ अभी चलो। जो बिचल जाए वह दोगला। विजय सिंह उठकर खड़े हो गए। इसी बीच कानू जी आ गए। उन्होंने दोनों में झड़प होती देख मामले को शांत करने का प्रयास किया तो विजय सिंह ने डांट दिया, तू क्या लड़ाई से डरता है? अरे क्षत्रिय तन उधरी समर सकाना, कुल कलंक तेहि पामर जाना। चल उठा लाठी और शिवाधार को आम जैसा झोर दे, फिर उसकी छाती चीर कर गर्म खून पी लें, जैसे भीमसेन ने दुशासन का खून पी लिया था। सुनते ही कान्हू जी ने लाठी उठा ली। पिता के साथ शिवाधार की ओर लपके। शिवाधार सरपट चलकर अपने घर पहुँचे और अपनी दुनाली में सीधे एलसी कारतूस ठोंक लिए। ठकुराइन ने बंदूक छीनने का प्रयास किया, किंतु शिवाधार सिंह ने उन्हें ढकेल कर आगे निकल गए। देखते देखते ये खबर पूरे गांव में जंगल की तरह फैल गई। विजय सिंह और शिवाधार का जुटान आज डांडी पर जुड़ गया है। सुनकर दोनों पक्षों के समर्थक अपने अपने अस्त्र शस्त्र, लाठी, बल्ला, कांता, भाला, तलवार, तमंचे लेकर डांडी पहुंच गए। कुछ ही पलों में पूरी डांडी
समर भूमि में तब्दील हो गई। दोनों दल आमने सामने खड़े प्रहार हेतु सन्नद्ध थे। दक्षिण ओर शिवाधार की सेना और उत्तर की तरफ विजय सिंह की सेना। शिवाधार ने एक फायर झोंका आम के पेड़ पर। पेड़ की डाल कटकर झड़ाम शब्द के साथ जमीन पर गिरी। जवाब में विजय सिंह के समर्थक राज बहादुर सिंह ने इससे भी रहा न गया। उन्होंने जामुन के पेड़ पर फायर मारा। धड़ाका हुआ और जामुन की डाल कटकर जमीन पर आ गिरी। खूनी विस्फोट होने ही वाला था कि ठाकुर बलवंत सिंह और गंगा सिंह रुको रुको की आवाज़ लगाते हुए दौड़कर आए। दोनों दलों के बीच खड़े हो गए। तब बलवंत सिंह ने शिवाधार के पक्ष में, गंगा सिंह ने विजय सिंह के पक्ष को हथियार जमीन पर रख देने के लिए कहा। सबने उनके अनुरोध का पालन किया। तब गंगा सिंह उच्च स्वर में बोले, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो ये तूफान उठ खड़ा हुआ? कोई नहीं बोला तो उन्होंने विजय सिंह का नाम लेकर पूछा, ठाकुर विजय सिंह, आप उम्र में बड़े हैं, आप ही बताइए क्या समस्या है? तो विजय सिंह बोले, शिवाधार से ही न पूछ लीजिए, आग तो इन्हीं ने लगाई है। क्यों शिवाधार, तुम ही बताओ, ये विस्फोट की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? शिवाधार बोले, क्या बताएं आपको, आपको तो सारा किस्सा मालूम ही होगा। हो सकता है हमें मालूम हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि कोई दूसरा मामला हो। तब हरिहर सिंह कहने लगे, शिवाधार नहीं बता पाएंगे, हमसे पूछो, हम बताएंगे पूरी बात। हाँ अरे हरिहर, तुम ही बताओ, बलवंत ने कहा। तो हरिहर सिंह कहने लगे, असली मामला ये है कि अमीरन की नथुनियाँ उतारने का सौदा शिवाधार ने जोहरा से किया था। अब उसका समय निकट आ रहा है और कान्हू जी उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। वे अमीरन को शिवाधार के खिलाफ भड़का रहे हैं। क्यों शिवाधार, है ना यही बात? आपने तो पूरी बात साफ साफ बता दी, मैं शायद इतने खुले रूप में न बता पाता, शिवाधार ने कहा। ये सुनकर बलवंत गंगा सिंह की ओर देखकर हंसे। सुन ली और देख ली आपने खैरपुर के ठाकुरों की लड़ाई, न देश के लिए न धर्म के लिए, लड़ते हैं किस पर? नथुनियाँ उतारने पर। विजय सिंह का गुस्सा अब भी उबल रहा था। अपनी धोती की लांगी चढ़ी हुई थी, सिर पर मुरैठा बंधा हुआ था, आंखें अंगारे बरसा रही थीं। गरगरी आवाज़ में बोले, हमारी भी सुनो बलवंत, हमें तो मालूम भी नहीं कि काहे का झगड़ा है। अभी अभी हरिहर ने बताया तो पता चला। यदि ऐसी कोई बात थी तो शिवाधार को सहूलियत से बतानी चाहिए थी। वे तो आते ही कान्हू जी की सामत बुलाने लगे। हमारे जीते जी है कोई माई का लाल जो कान्हू का बाल वांका कर सके? पूरा खैरपुर जानता है कि हमारा कान्हू इस फरेब में नहीं है, लेकिन शिवाधार ने तो सोते सिंह को जगा दिया है। तो मेरी भी प्रतिज्ञा सुन लो, अमीरन की नथुनियाँ अब कान्हू जी ही उतारेंगे, चाहे मुझे खेत क्यों न बेचना पड़े। और कान्हू अगर पीछे हटते तो मैं उतारूंगा नथुनियाँ अमीरन की। अभी मैं इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। शिवाधार को तो किसी भी कीमत पर नहीं उतारने दूंगा। ये अपने को समझते क्या हैं? अभी तक तो छोकरियों से भिड़ते रहे, अब की बार मर्द से पाला पड़ा है। अब तो भैया डोला रखो समर भूमि में, जो जीते सो ले उठाए। अरे दद्दा, थोड़ा गुस्सा शांत करो, बाल सफ़ेद हो गए हैं। अब आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, बलवंत ने स्थिति को सामान्य बनाने के उद्देश्य से कहा। विजय सिंह तपाक से बोल उठे, शोभा दे या न दे, हमें इसकी परवाह नहीं है। शिवाधार ने हमें चुनौती दी है और ये चुनौती हम स्वीकार करते हैं। अब अमीरन की नथुनियाँ शिवाधार नहीं उतारेंगे। बस 100 की एक बात, देखो ज़्यादा बकबक न करो विजय सिंह, हम तुम्हारा जितना लिहाज करते हैं उतना ही बोले जा रहे हो। ये लोग बीच में हैं, वरना अब तक तुम जमपुरी देख गए होते। अब अगर एक शब्द भी निकाला तो सिर के टुकड़े ढूंढे नहीं मिलेंगे। एलजी से कम हमारे पास भी कारतूस नहीं है। उत्तेजना के कारण शिवाधार भी आपा खो रहे थे। उनकी उंगली बंदूक के घोड़े से बिल्कुल सटी थी, आदेश के पालन की प्रतीक्षा में थी। बलवंत का सम्मान पूरे खैरपुर में था। वे कांग्रेस के सदस्य भी थे तथा आर्य समाज के भी सक्रिय कार्यकर्ता थे। वे अपने प्रभाव का उपयोग कर बोले, क्या झगड़ा करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? मरने वाला तो तुरंत ही मुल्के अदम चला जाएगा और मारने वाला जेल जाएगा, और अमीरन की नथुनियाँ तो उतरने से रह ही जाएगी।
कहकर बलवंत सिंह हंसे। तब कन्हैया सिंह की बाड़ी फूटी, मेरी भी बात सुनिए ताऊ जी। दादा शिवाधार का कहना है कि मैं उनके मामले में अड़ंगा डाल रहा हूँ, तो अमीरन से ही क्यों न पूछ लिया जाए, उसकी क्या मर्जी है। अब शिवाधार से रहा न गया, वे तुरंत बोल पड़े, अमीरन से क्या पूछना है, उसके सिर पर चढ़कर तो तुम्हारा ही जादू बोल रहा है, तुम जो इशारा करोगे वही करेगी। जोहरा से न पूछ लो, वह उसकी माँ है, जिससे उसकी बात पक्की हुई। कानू ने प्रतिवाद करते हुए कहा, जोहरा उसकी माँ जरूर है, लेकिन अमीरन वयस्क हो गई, इसलिए उसकी मर्जी की भी मान्यता होनी चाहिए। क्या सबूत है कि वह बालिग हो गई है, और आपके पास क्या सबूत है कि वह बालिग नहीं है। शिवाधार और कानू की झिकझिक बाघ संघर्ष की उग्रता बढ़ती ही जा रही थी। उसकी भयंकरता भांप कर गंगा सिंह अपनी धमक भरी आवाज़ में कहने लगे, भैया लोगों, कितने शर्म की बात है, हम लोग एक बेशर्म मुद्दे को लेकर मारने पर उतारू हैं। क्षत्रिय लोग विगत में भी ऐसे ही बेतुके मुद्दे को लेकर संघर्ष करके अपनी शक्ति क्षीण करते रहे हैं। संयोगिता का ही उदाहरण ले लीजिए, जिसके कारण भारत मुस्लिम शासन के चंगुल में फंसकर रह गया। जिन क्षत्रियों पर राष्ट्र की रक्षा का भार था, वे व्यर्थ की लड़ाई झगड़े में फंसे रहे, इसीलिए देश गुलाम हुआ। पहले मुसलमानों ने हम पर शासन किया, फिर अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर कब्जा जमा लिया। इसकी हमें कोई चिंता नहीं है, चिंता है अमीरन की नथुनियाँ उतारने की। धिक्कार है ऐसी अब जवानी को जो देश धर्म की चिंता छोड़कर वासना के पंख में लिप्त हो। खैर, अगर दोनों पक्ष हमारी बात माने तो हम एक फैसला करते हैं, लेकिन पहले कानू जी शिवाधार हाँ कहें कि फैसला मानेंगे। सुनकर सबसे पहले कानू जी ने कहा, हमें फैसला मंजूर होगा। तब आधे अधूरे मन से शिवाधार ने भी उसका अनुमोदन किया। तब गंगा सिंह पुनः बोले, असल मुद्दा अमीरन की नथुनिया का है, सो वह मुद्दा तो केंद्र में ही रहेगा, लेकिन अमीरन की नथुनिया उतारने का वह हकदार होगा जो 1 सप्ताह के अंदर अरवल चौकी पर यूनियन जैक उतार दे और वहाँ पर तिरंगा फहरा दे। चूँकि शिवाधार ने इस सौदे में पहल की है, अतः पहला अवसर शिवाधार को दिया जाएगा। आज से 7 दिन के अंदर ये कारनामा करके दिखा दें। असफल रहने की स्थिति में कानू जी की बारी आएगी। देखे कौन असली ठाकुर है। जहाँ हिम्मत और साहस का काम है, महत्वपूर्ण लक्ष्य सामने है, तभी क्षत्रियत्व की सही परीक्षा हो सकती है। अगर लोग असफल रहते हैं तो अमीरन की मर्जी चलेगी, यह जैसा चाहे वैसा करें। फैसला सुनकर कुछ देर तक पूरी शांति छाई रही। बलवंत बोले, हाँ ये ठीक रहा, अब दिखाओ अपनी अपनी बहादुरी। कानू जी ने कहा, निर्णय तो ठीक है, हमें स्वीकार है, लेकिन इस निर्णय में अमीरन का तो मुख्य पक्ष है, इसलिए बिना उसकी राय जाने इस निर्णय का कोई अर्थ नहीं। सुनकर गंगा सिंह कहने लगे, कानू जी का कहना बिल्कुल उचित है। ये तो सही है कि अमीरन से तो कुछ पूछा ही नहीं गया, उसकी राय भी जरूरी है, तभी वह निर्णय लागू माना जाएगा। कोई जाकर उसे बुला लाए। कानू ने गंगाराम से कहा, गंगाराम जाओ अमीरन को यहीं बुला लाओ। सुनकर गंगाराम ने अपना भाला प्यारे लाल पटवारी को सौंप दिया और अमीरन के घर पहुंचा। वहाँ पहले तो अमीरन ने ना नुकुर की, किंतु जब गंगाराम ने कहा कि कानू जी ने बुलवाया तो वह चलने के लिए तैयार हो गए। वैश्या वेश से नितांत भिन्न उसने सन्नारी का भव्य वेश धारण किया। केसरिया रंग की साड़ी में स्वयं को सुसज्जित किया, शीघ्रता से भद्र नारीवत केश विन्यास किया, कवरी बांधी और सिर पर आंचल का छोर डालकर गंगाराम के साथ सत्वर गति से चली और डांडी पर जहाँ वह विशाल जन समुदाय एकत्रित था, वहाँ पहुंचकर सबका अभिवादन किया। उस समुदाय ने भी तालियों से उसका स्वागत किया। उसके भव्य स्वरूप और भद्र वेश को देखकर सब चकित थे। यह वही अमीरन है जो महफिल में लोगों की आहें भरा देती है। आज उसमें वैश्या सुलभ कामुक हाव भाव किंचित भी दृश्यमान नहीं थे। जनरब शांत होने पर अमीरन ने हाथ जोड़कर सबसे पूछा, भद्र पुरुषों, मेरे लिए क्या आदेश है। सभी मौन खड़े थे, एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और प्रतीक्षा में थे कि कोई कुछ बोले। तब गंगा सिंह ने सुस्पष्ट श्रव्य शब्दों में अपना मंतव्य व्यक्त किया। अमीरन बाई सुनो, ठाकुर शिवाधार के मन में तुम्हारे प्रति एक लालसा जागृत हुई। उन्होंने तुम्हारी माता जोराबाई से बात की और कदाचित उन दोनों में सहमत भी बनी, किंतु तुम्हारी आनाकानी व कानू जी की खास भूमिका के कारण एक विवाद ने जन्म ले लिया। वह विवाद उग्र रूप धारण करते आज संघर्ष के रूप में परिणत हो गया।
अतः इस संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से मैंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और शिवाधार और कन्हैया में जो भी व्यक्ति अरवल चौकी के भवन पर यूनियन जैक उतार देगा और तिरंगा फहरा देगा, वही तुम्हारी नथुनियाँ उतारने का अधिकारी होगा। यदि इस काम में दोनों असफल रहे तब तुम्हारी मर्जी चलेगी। अब तुम बोलो, इस प्रस्ताव के प्रति तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है। अमीरन कुछ देर तक मौन खड़ी विचार करती रही। फिर गुरु गंभीर बाड़ी में बोली, सम्माननीय भद्र पुरुषों, देवी देवता अथवा खुदा को प्रसन्न करने के लिए मूक निरीह पशुओं की बलि अथवा कुर्बानी दी जाती है, लेकिन जिसका गला काटा जाता है उसकी इच्छा जानने का कोई प्रयास नहीं करता। न देवी देवता अथवा खुदा से इस संबंध में सम्मति लेने का औचित्य समझा जाता है। मनुष्य दोनों के ऊपर अपनी ही इच्छा लादता है। वह इतना तो ताकतवर है, मानव सृष्टि की अर्धांश महिला वर्ग पर उसी का शासन चलता है। महिलाओं पर भी वह अपनी इच्छाएं नियम कानून थोपता रहता है। शायद आज भी वही हुआ। नथुनिया मेरी कौन उतारेगा, इसका निर्णय मेरी अनुपस्थिति में कर दिया गया। पता नहीं बाद में सद्बुद्धि कहाँ से आ गई और मेरी सम्मति जानने की आवश्यकता भी समझी गई। खैर, जहाँ तक मेरी सम्मति का प्रश्न है तो मेरा तो कहना है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। उसके सामने न कोई जाति है, न धर्म है, न मान है, न अपमान है, न किसी का अहम। राष्ट्र के मान सम्मान, गौरव और कल्याण के लिए हमारा तन मन धन मान सम्मान अस्मिता और ईमान सहित सर्वस्व समर्पित है। ऐसी स्थिति में हमारी जो भी भूमिका आप लोग निर्धारित करेंगे हमें स्वीकार है। इस मार्ग में हमारे पूर्वाग्रह दुराग्रह इच्छा अनिच्छा बाधक नहीं होंगे, इसका मैं आपको वचन देती हूँ। अमीरन की घोषणा का सभी ने तालियों से स्वागत किया। संघर्ष की स्थिति समाप्त हो गई। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, लोग वहाँ से खिसकने लगे। अमीरन भी वापस घर चली आई। गंगा सिंह ने अपने प्रस्ताव का बाण इसलिए छोड़ा था कि जिससे संघर्ष टल जाए। वे जानते थे कि न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न सेवादार या कन्हैया सिंह चौकी पर तिरंगा फहरा सकेंगे, न अमीरन की इच्छा के विरुद्ध कोई कृत्य हो सकेगा। इस प्रस्ताव के द्वारा सबसे ज़्यादा कष्ट शिवाधार को हुआ। उन्हें पहली रात नींद ही नहीं आई। वह स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे थे, जैसे कोई जुआरी अपनी संपूर्ण संपत्ति जुए में हार गया हो। वासना विलास व्यसनी व्यक्ति की ये प्रवृत्ति होती भी नहीं कि वह एक ही रमणी में आसक्त रहे। वह तो भ्रमर वृत्ति वाला होता है। नित्य नई कलिका के मधुपराग का आस्वाद करने में ही उसे रस प्राप्त होता है। अमीरन का अल्हड़ यौवन अभी तक अनाघ्रात कुसुमित अक्षत और अनाहत था, इसीलिए उस पर शिवाधार की दृष्टि केंद्रित थी। लेकिन गंगा सिंह के प्रस्ताव के कारण उसकी आशाओं पर पानी फिर चुका था। वे सोच नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। उन्हें लग रहा था कि वे युद्ध हार चुके हैं, क्योंकि पुलिस चौकी पर तिरंगा फहराने की कोई भी युक्ति उनकी क्षमता से बाहर थी। ऐसा कोई भी प्रयास उन्हें जेल की कोठरी में पहुँचाने वाला ही प्रतीत हुआ। इसीलिए इस कल्पना से उनकी पिंडलियाँ काँप उठती थी। सोचते सोचते 1 दिन 2 दिन बीत गए, कोई तरकीब हाथ नहीं लगी। फिर अचानक एक विचार उनके मन में आशा की एक सुनहली किरण लेकर आया। शिवाधार ने सोचा कि जब यह काम हमारे बस का नहीं है तो कान्हू जी क्या ज़्यादा तीरंदाज हैं। वे कैसे अंजाम दे पाएंगे, कौन सा हुनर है उसमें, और यदि उन्होंने कोई हिम्मत जुटाई भी तो गोली का निशाना बनेंगे और जेल जाएंगे। तो ये था अमीरन उपन्यास का 15वां भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सादर